हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ प्रस्थान करते हैं और पढ़ते हैं आज हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। अब अक्सर आप ये टर्म यूज़ करते होगे कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन से निकल कर आई हूँ, मेरी लाइफ में एक टाइम पे बहुत डिप्रेशन था। क्या आप सही टर्म का यूज़ करते हो कि आप जानते हो कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन क्या नहीं होता है? क्या आप जो बोलते हो कि आप डिप्रेशन से आए हो, क्या वो सच में डिप्रेशन था या कुछ और था? तो सबसे पहले मुझे लेमन लैंग्वेज के अंदर मुझे ज़रा बताना, ज़रा डिप्रेशन क्या होता है? क्या तुम में से कभी कोई डिप्रेशन में रहा है? तो समझते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट और रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स इज डिप्रेशन। डिप्रेशन एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। ऑब्वियसली बात है, डिप्रेशन में अच्छों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पूरी लाइफ का रुख मुड़ सकता है और ज़िंदगी का पहलू और पहिया अलग ही ट्रैक पे चल सकता है। डिप्रेशन के अंदर होता क्या है, जैसा हम समझते हैं, अब ध्यान से समझना, जैसा आप अभी तक समझते हुए आए होते हो वो नहीं होता डिप्रेशन। डिप्रेशन का एक एंगल होता है, इसको समझने की कोशिश को, इस एंगल को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, डिप्रेशन के अंदर ना वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स होते हैं, नेगेटिव मूड और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली बात है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का सिम्टम है या डिसऑर्डर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर ये टर्म यूज़ तो कर जाते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन से हमारा मतलब होता है डे टू डे लाइफ में कि नॉर्मल जो फीलिंग होती है उसके बाद वो फीलिंग का टूट जाना आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस, सच एज ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप, या फिर अपने गोल को अटेन कर पाने में एक बहुत बड़ा फेलियर जो आपको देखने को मिलता है। लोगों की लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि यही सारे जो टॉपिक्स होते हैं डिप्रेशन का पार्ट होता है। तो ये आज आप समझ गए कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक सिम्टम होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें नेगेटिव मूड्स और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ होती है, डिप्रेशन भी एक डिसऑर्डर है, लेकिन एक कैटेगरी में आपको देता हूँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ऐसा पीरियड होता है आपके डिप्रेस मूड का, एक फेज होता है, ठीक है, या फिर आपका जब एक पीरियड है डिप्रेस मूड का, लंबे समय तक वो आपका मूड जो है डिप्रेस रहता है, लो रहता है, और आप इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में से खोने लगते हो और बड़ी सारी चीज़ों में आपको ना सुकून नहीं मिलता, प्लेजर नहीं मिलता जैसे पहले मिलता आता था। जिसकी वजह से अब आप अगर प्लान बनाते भी हो कि मुझे जॉगिंग पे जाना है तो आप जाते नहीं हो, जिम जाना है तो जिम जाते नहीं हो, कोई घर पे मिलने आया तो आप उससे बोलते हो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, किसी का कॉल आया तो आप कॉल नहीं उठाते। यानी कि आपके अंदर अब इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, अब आपको बस आप जी रहे हो कि यार क्या किसी से बात करनी, क्या किसी के साथ जाना, क्या घर से बाहर निकलना, छोड़ना यार, छोड़ना यार, छोड़ना यार। जब ऐसे होने लगे तो समझ जाना कि आपके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डेवलप होने लग गया है। और यहाँ पर फिर सिम्टम आपको अंदर, अपने अंदर क्या देखने को मिलेंगे? दिमाग इतना ज़्यादा सोच गया है, स्ट्रेस में हमारा शरीर बहुत ज़्यादा खाता है, तो आपके बॉडी वेट में हो सकता है चेंजेस बढ़ने लगे। और ज़रूरी नहीं है हमेशा पर्सन मोटा होगा, कभी कभार वो खाना छोड़ भी सकता है। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, मैंने बहुत बंदियों को ऐसा कहते सुना है, जैसे अगर उनका मूड ख़राब है ना और मैं अगर उनसे पूछ लूँ कि कुछ खा लो, वो सुबह से भूखी हैं, तो वे कहती है मन नहीं है अभी मेरा। तो मन के हिसाब से कौन खाता है? हम तो भूख के हिसाब से खाते हैं ना। लेकिन जब कोई बोलता है कि मन नहीं है मेरा और वो खाना अवॉइड करो जबकि उसने पूरे दिन से कुछ मत खाया, तो समझ आना एक हल्का फुल्का उसके अंदर एक ट्विच है, एक फ्लेवर है डिप्रेशन का उसके अंदर। कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम रहती है उसको, वो पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी थका थका रहता है, क्लियरली सोच नहीं पाता। पता चला बेड पे बैठ के कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देख रहा है, गाने सुन रहा है, एकदम से फिर जैसे रेस्ट करने के लिए उसी से थक गया, मोबाइल चलाते चलाते ही थक गया, सो गया, सोते सोते नींद नहीं आ रही, रोना स्टार्ट कर दिया, रोते रोते सो गया, फिर उठा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुबह बेकार है, दिन बेकार है, चिड़चिड़ापन, सब पे चिल्लाना। तो समझ जाओ डिप्रेशन का एलिमेंट है चिड़चिड़ा, एजिटेशन, मतलब चिड़चिड़ापन रहना। बिहेवियर बहुत स्लो हो जाता है, एकदम से उस पर्सन को कोई बात समझ में नहीं आती, फास्ट रिएक्शन नहीं होता और उसको कभी कभार थॉट ही आते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या नहीं हूँ, डेथ और सुसाइड के थॉट्स आते हैं। दूसरे सिम्टम्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एक्सेसिव गिल्ट, गलती खुद की नहीं है फिर भी अपने आप पे गिल्ट, एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस।
मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं घर वालों के ऊपर बोझ हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, ये सब अपने आप को कम समझ जाना। लेकिन हमने एक बात समझी थी, याद है, डिसऑर्डर में डिसऑर्डर को डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पर्सन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ सोचकर बैठा हुआ है अपने बारे में जिसका कोई बेसिस नहीं है, बेसिस इन द सेंस कि लॉजिकल बेसिस नहीं है उस बात का। पर्सन अपने आप को ऐसा समझ के बैठ गया तो ज़रूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही है वो पर्सन। अपने आप को कम समझ के बैठ जाते, जैसे किसी एग्जाम के अंदर कोई पर्सन फेल हो गया, उसने बहुत मेहनत करी, सारे नोट्स बनाए, ये बनाए वो बनाए, उसका एग्जाम नहीं निकला, उसमें वर्थलेसनेस क्यों समझना अपने आप को? उससे नीचे लेवल के एग्जाम्स अगर कोई देकर देखे तो क्या पता आपकी रैंक पर आ जाए। तो कभी भी अपने आप को वर्थलेस नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं, मतलब मेरा ये मानना है, इंसान को थोड़ा सा ना हर एक सिचुएशन के अंदर हल्का सा एक बेशर्मी वाला एंगल उसके अंदर होना चाहिए। बेशर्मी से डिप्रेशन नहीं आता कभी भी, सोच के देखना इस बात को। अगर इंसान हल्का सा बेशर्म है ना, जैसे मतलब मुझे कोई घर वाले डांट दें, कुछ कहते तो मैं हंसने लगता हूँ, मैं मन में सोचता हूँ जल्दी ख़त्म करो ना इस लेक्चर को यार, जाऊँ मैं अपने कमरे में। तो ये बेशर्मी है ना मेरी, लेकिन इससे डिप्रेशन थोड़ी ना, कोई और पता चला सोचने लग जाए। मैं ये सोचता हूँ मैं अपना दिन, एक घंटा, एक पल भी क्यों बर्बाद करूँ किसी की वजह से, सिर्फ कोई सामने वाला, मेरी बॉडी के बाहर एक बॉडी तो है जो मुझे सुना रही है। मुझसे ज़्यादा ग्रेटर कौन हो सकता है जो अपने मेरे बारे में बताएगा? मेरे बारे में सबसे बेस्ट डिसीजन मेकिंग, अपने आप को खुश रखना, बेस्ट टू बेस्ट अपनी लुक्स के ऊपर वर्क करना, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर वर्क करना, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना, सक्सेस के ऊपर वर्क करना, पैसा कमाना, ये सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेटर। वो मुझे कोई और नहीं बता सकता। इसलिए मैं कभी भी कुछ भी चीज़ लेकर आता हूँ, कपड़े से लेकर जूते से लेकर, मैं कभी भी किसी से पूछता नहीं हूँ ये कैसा लग रहा है, मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं चाहिए किसी का ओपिनियन। कभी कोई गाड़ी लेकर आया, बाइक लेकर आया, कुछ भी लेकर आया, तो जैसे कोई बोलते हैं यार ये वाली ले लेनी चाहिए थी, तो मैं बोलता हूँ अपने बाप से बोल दे, दिला दे मुझे पैसा इतना करके, मैं इसको वापस करके मैं दूसरी वाली ले आता हूँ। इसलिए ना हमेशा थोड़ा सा एक बेशर्मी वाला एंगल होना चाहिए आपकी टोन में, आपकी सोच में, जिससे आप डिप्रेशन में ना जाओ। ये एक सबसे बड़ा ट्रिक होता है। जैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेडिटेशन करो, योगा करो, वो करो, जिसका कुछ मन नहीं कर रहा तो बेशर्म बन जाओ। अच्छा, बेशर्मी वाला एंगल लोगों का क्या होता है, वो डिप्रेशन के बाद बेशर्मी को मतलब अडॉप्ट करते हैं। जैसे एक बंदी है या कोई एक बंदा है, उसको रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला, दूसरे रिलेशनशिप में भी धोखा मिला, तीसरे रिलेशनशिप में भी धोखा मिला। अब वो पर्सन क्या सोचता है, अब देखो मैं दूसरों की कैसे तशरीफ मारता हूँ या मारती हूँ। इस दुनिया में सारे इंसान वर्थलेस होते हैं, फिर बंदियाँ बनेंगी सभी मर्द ऐसे होते हैं, बंदे बनेंगे सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, रिलेशनशिप सक्स, कुछ मीनिंग नहीं है इन सब चीज़ का, लाइफ का और इन सब का अच्छे रहने का, किसी का भला करने का। तो यहाँ पे पर्सन अब बेशरम बनना स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी। पहले से बेशरम बनो, खुश रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोलना जितना आसान है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं? देखो, डिप्रेशन के लोग ऐसा समझते हैं किसी परिस्थिति की वजह से या कुछ भी हो गया। पता है एक्चुअली क्या होता है? याद है प्रीडिस्पोजिशन, एक वर्ड याद है? जो मैंने बताया था, एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन जो वो था मैं इसके बारे में एक बात बताता हूँ कि प्रीडिस्पोजिशन याद है ना, लक्ष्मण रेखा जो होती है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि आपका रिलेशनशिप अगर फेल हो गया या फिर आपके बहुत साल का अगर किसी अब मैरिज में और उसमें हर्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली ना, स्ट्रेस आपका जो होता है वो आ गया होता है। ये सबकी लाइफ में होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग मूव ऑन करना, दूसरे रिलेशनशिप में आना, दूसरी शादी करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, उनके बेटे बेटी भले ही उनका डाइवर्स हो गया, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी कि वो खुश रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो उसी को वो मान लेते हैं कि नहीं, शायद से मेरे में वर्थ नहीं है, मुझ में कोई कमी होगी इसलिए मुझे छोड़ दिया गया है, ये कर दिया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कभी कभार ना हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जीन्स होते हैं हमारे, वो ना एक एब्रेशन के ऊपर टिके होते हैं। ये होती है इसकी लक्ष्मण रेखा। बस जैसे ही अगर स्ट्रेस की सिचुएशन आई, और जीन्स तो आपके वेट ही कर रहे हैं कि कब स्ट्रेस आ जाए ज़िंदगी में, बस वो इसको लपेट लेते हैं और ये मिलकर बन जाता है, जैसे इसको लपेट लिया, डिप्रेशन। तो नंबर 1 फैक्टर होता है जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेजर डिप्रेशन के लिए या दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए। दूसरा, सुनना ध्यान से, एज एक और रिस्क फैक्टर होता है। एज एक और रिस्क फैक्टर होता है। जैसे ध्यान से सुनना इस बात को, विमेन जो होती हैं, दे आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड, जबकि मर्दों में डिप्रेशन की संभावना सबसे ज़्यादा तब होती है जब वो अर्ली मिडल एज के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या है,
औरतों की मैं बात बता देता हूँ, लेडीज़ की बंदियों की बात मैं बता देता हूँ। यंग एडल्टहुड, बचपन से घर वालों ने लगाई बंदिशें, कहीं जाने नहीं दिया, रोक टोक, पहनावे को लेकर किसी किसी के घर में वो रहता है, ठीक है, सही से सूट पहन, सूट के अलावा तो कुछ पहनेगी नहीं, चुन्नी सही से डाल, देख तेरा टॉप कहाँ जा रहा है, अकल नहीं है तेरे को, लड़कियां ऐसे हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करती हैं, वो लड़कों के साथ नहीं जाती। तो इतने बंदिश है। ये बंदी, एक बंदी जब से पैदा होती है वो सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है इन सब बातों को। कॉलेज का अगर कोई फेस्ट है तो नहीं तू नहीं जाएगी, वो लेट नाइट को होता है, तेरे को नहीं, हम किसी के घर पे अलाउ नहीं करेंगे तेरे को रुकने के लिए। फिर जैसे उसकी शादी हुई, फिर पति ने बंदिशें लगाना स्टार्ट करी। चलो शादी और इसके बीच में गैप आ गया बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड से वो सुनती है, तुम किसी और से क्यों मिलती हो, इस बंदे का फ़ोन क्यों आता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं है। घर वालों से निकलने के बाद बॉयफ्रेंड ने बंदिशें लगाई। फिर हस्बैंड, अब हस्बैंड ये थोड़ी ना कहेगा कि मतलब आप जाओ लेट नाइट पार्टीज़ करो और वो करो, चाहे भले वो कितना मर्जी आपसे प्यार करता हो। फिर उसके घर में ना चाहते हुए भी कुत्ते वाली ज़िंदगी बिताना, नौकरानी बन के रह जाना। फिर आपको लगता है कि भाई एक टाइम पे मैं यार, ये मैंने इतनी बड़ी डिग्री करी थी, इतना मैंने पढ़ा था, वो करा था, ना जॉब करनी थी ना कुछ करनी थी, और नौकरानी बनकर उसके बाद सास ससुर के ताने सुनना। तो ये क्या होता है, यंग एडल्टहुड में एक बंदी जब से पैदा होती है और वो 30 साल 32 साल तक वो सुनती ही रहती है, सुनती ही रहती है, सुनती ही रहती है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ औरतें जो ज़िंदगी भर के लिए चिड़चिड़ी हो जाती है ना, तो काइंड ऑफ उनके अंदर एक डिप्रेसिव संभावना होती है, डिप्रेशन होता है उनके अंदर। मर्दों का क्या होता है, अर्ली मिडल एज। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शरीर जो होता है अब वो थका होता है। अब बच्चे बड़े गए होते हैं, बच्चे ज़बान चला रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, और काम धंधे का जैसे प्रेशर है, या फिर अब शरीर के अंदर उतनी ताकत नहीं रही। और यहाँ पर क्या होता है कि अर्ली मिडिल एज के अंदर कि अगर पर्सन का जो एक ज़िंदगी जैसे जीने का जो एक एपेक्स पॉइंट आ गया होता है ना, सेकंड इनिंग से स्टार्ट हो गई, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह वो करके, तो रोज़ 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 वही रूटीन फॉलो कर करके इस वजह से कभी कभार मर्दों को डिप्रेशन होता है। एंड इस अर्ली मिडिल एज में एक डिप्रेशन की संभावना तभी बन जाती है जब किसी की जॉब चली जाए। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो मान लो इंडिगो में, एयर इंडिया में पायलट था, 3 लाख 2.5 लाख उसको सैलरी मिलती थी, कोविड आया, एकदम से फ़ोन आ गया कि कल से मत आना, फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, 2.5 लाख सैलरी हम नहीं दे पाएंगे आपको। दिस इज़ अ मेजर टेंडेंसी फॉर डेवलपमेंट डिप्रेशन। सिमिलरली जेंडर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन दिस डिफरेंशियल रिस्क एडिशन। जैसे औरतें जो होती है इन कंपैरिजन टू मैन, ये ज़्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर डेवलप करती है। क्यों? दिमाग ऐसे ही काम करता है ना जब स्ट्रेस उस पर ज़्यादा होता है। एक, अब जैसे लड़के होते हैं वो थोड़े बदतमीज़ से होते हैं, घर से निकल के बचपन से भी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये हूँ, वो ज़बान चढ़ाकर मम्मी पापा से लेकर वो कर लेते हैं। हर बंदी के लिए इतना आसान नहीं होता ये वाली चीज़ें करना, तो बंदियों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है। साइकोलॉजी ये प्रूव करती है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स ये कहती हैं, वेमेन इन कंपेरिजन टू मैन दे आर मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। उसके बाद अदर रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ठीक है। या अगर, और ये कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो, किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट चल रहे हैं, और ऊपर से जब चल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, सोशल सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिल रहा दूर दूर से, इसकी वजह से डिप्रेशन की संभावना जाती है, ठीक है। बायपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बायपोलर 1 डिसऑर्डर जो होता है, इट इन्वॉल्व्स बोथ, ध्यान से सुनना, मेनिया एंड डिप्रेशन। मेनिया क्या होता है, एक जैसे अमित मयूर, आप बहुत टाइम पहले एक अगर एमटीवी को फॉलो करते थे, एमटीवी को, तो एक शो आता था, अगर आपने सुना हो, स्टंट मेनिया। बाइक से उसमें स्टंटिंग होती थी, रनवे से उसको होस्ट करता था, रेसलमेनिया है ना, WWE में भी होता है रेसलमेनिया। ये मेनिया क्या होता है, सुना तो होगा ना किसी ने, मेनिया क्या होता है? नहीं, मेनिया का पता क्या होता है, मतलब इसका होता है सडन एक्साइटमेंट, डोपामीन की लहरें झरने बह गए मेरे अंदर से, और उसके चक्कर में इतनी एक्साइटमेंट, एक आपने टर्म सुनी होगी आप सभी ने पक्का, एड्रेनलिन रश, मैं बोल नहीं पाता इसको, सॉरी, एड्रेनलिन रश, ठीक है। तो यानी कि सडन एक्साइटमेंट जब आपकी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये जो चीज़ होती है, तो उससे बनता है मेनिया। लेकिन मेनिया डिसऑर्डर कैसे है, चलो समझते हैं। बायपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, यहाँ पर एक मेनिया
एक डिप्रेशन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एक रिपीटेड साइकिल होती है मेनिया की और डिप्रेशन की, जो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है, समटाइम्स दिस साइकिल इज इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। यहाँ पर आपका मूड नॉर्मल हो जाता है, फिर डाउन चला जाता है, फिर एक्साइटमेंट हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाता है पर्सन। यानी कि ये कोई अच्छी बात है, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप ना सुपर एक्साइटेड हो, हम कल पार्टी कर कर आए, सब कुछ कर कर आए, हंसी मजाक सब कुछ कर कर आए, अगले दिन मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि चल यार अब हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई है, कल बहुत अच्छा एंजॉय करा, वो करा, आप कह रहे हो मुझे अभी बात नहीं करनी आपसे, मेरा मन नहीं है। तो ये पागलपन की निशानी है कि नहीं है? मैनिक एपिसोड जो होते हैं दे रेयरली अपीयर बाय देमसेल्व्स, अपने आप से नहीं होते ये यूजली ना डिप्रेशन साइकिल के बाद होते हैं। यानी कि पर्सन डिप्रेशन में एकदम से ओवर एक्साइटेड। जैसे कोई एक बार बताओ आपके सामने कोई ऐसे बिहेव करे कि वो एकदम से बहुत खुश चल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है, उसने भाई सोफे फाड़ दिए खुशी के मारे, और उसके बाद वो रोने लग गया बैठ के। एक पर्सन है वो रो रहा है, आप उसको सब लोग चुप करवा रहे हो वो करके, और एकदम से डीजे बजा बजा के 5 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर वो एकदम से पार्टी करने लगा। इसको कहते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। यानी कि दोनों तरफ दो पोल हैं, यहाँ पर दो पोल हैं, एक डिप्रेशन का पोल है, एक मेनिया का पोल है। यहाँ पर पर्सन लो फील करता है, यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा हाई फील करता है। ये रिपीटेडली साइकिल ऐसे से ऐसे, ठीक है, और ऐसे से ऐसे ये चलती ही रहती है साइकिल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स इंक्लूड बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये नाम है बस इसके। अब बात करते हैं इसी में एक टॉपिक की, इनको एक ब्लैक हेडिंग बनानी चाहिए थी वैसे, सुसाइड की। सुसाइड का टॉपिक सुनो तो एथिक्स में लिखने के काम और सोसाइटी के एंगल्स को लिखने के लिए काम, और कभी कभार जैसे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती हैं और जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसमें इस चीज़ का जिक्र आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल एक WHO का भी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। हर एक सुसाइड एक मिसफॉर्च्यून है, ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात थोड़ी ना है। सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अब इस लाइन का मतलब पता है क्या है? सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन मतलब ये है कि यहाँ पर ना जब से पर्सन पैदा होता है, जब से वो मतलब मरता नहीं है, या तो उसे सुसाइडल थॉट आते रहते हैं, कभी ना कभी एक ना एक बार हर एक पर्सन ने सुसाइड की सोची हुई होती है, और उस लाइफ स्पैन के अंदर ही पर्सन कोई ना कोई अपनी सुसाइड कमिट, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कर भी लेते हैं, डिसाइड कर भी लेते हैं, प्लान बना भी लेते हैं। सुसाइड जो है, सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से पर्सन सुसाइड कमिट कर सकता है। सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर, और रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से कभी कभार सुसाइड कमिट हो सकती है, अगर पर्सन को ऑलरेडी कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, स्पेशली डिप्रेशन, या फिर अगर पर्सन बहुत ज़्यादा एल्कोहल यूज़, इसको एल्कोहल यूज़ नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग इस वर्ड की तरफ अगर आप यहाँ पर आओगे, हाँ लास्ट में है भी इस चैप्टर के, एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर। दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, LSD, ये सारे की सारी चीज़ें अगर पर्सन बहुत अधिक मात्रा में अगर कंज्यूम करता है तो एक डिसऑर्डर्स होते हैं, कोकीन अब्यूज डिसऑर्डर, एल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर एंड हीरोइन अब्यूज डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इसकी वजह से सुसाइड ज़्यादा पर्सन कमिट कर सकते हैं। या अगर कोई नेचुरल डिजास्टर का विक्टिम हो, जिसने वायलेंस एक्सपीरियंस करा हो, किसी प्रकार का अब्यूज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करा हो, कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस हो गया हो, या फिर ज़िंदगी के किसी भी मौके पर आइसोलेट होकर रह गया हो, अकेला रह गया हो, तब ऐसे पर्सन को डिसऑर्डर होने की संभावना हो सकती है पूरी ज़िंदगी में कभी भी। एक और चीज़ होती है, अगर प्रीवियसली किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है ना, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि पर्सन, जैसे मतलब मान लो आप बड़ी सारी वीडियोज़ आती हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मयूर देखा होगा आपने कि दिल्ली मेट्रो पे कई लोग सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते, लेकिन किसी ने बचा लिया उनको, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, है ना, खींच लिया वापस। तो यहाँ पर अगर एक बार पर्सन सुसाइड कमिट कर चुका है ना, तो उसका डर निकल जाता है कि यार मरना तो आसान है, चल छोड़ो। मरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक्चुअली, पता है, मरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ऑफन सुसाइडल बिहेवियर ये इंडिकेट करता है कि
पर्सन को डिफ़िकल्टीज हुई, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाया और इमोशनल एक्सप्रेशन उसका वीक हो गया था। सुसाइडल थॉट्स की वजह से सुसाइडल एक्शन हो जाता है, तभी होता है जब पर्सन इन थॉट्स पे अपने एक्ट करता है और पर्सन को लगता है अब अपनी डिफ़िकल्टी से बचने का यही एकमात्र सॉल्यूशन बच गया है। ये जो थॉट्स होते हैं ये और ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपके दिमाग पे जब हावी हो जाते हैं, ऊपर से अगर आपको कोई और जब मन कर रहा है सुसाइड, मन नहीं कर रहा, मतलब थॉट्स चल रहे हैं सुसाइड वगैरह के, और आपको हद से ज़्यादा एक्यूट इमोशनल और अदर डिस्ट्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभार जो सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो होता है आपका सोशल सर्कल, आपकी कम्युनिटीज़, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होती है और लंबे समय तक आप उन लोगों से, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जो स्टिग्मा है ना, जो स्टिग्मा है सराउंडिंग सुसाइड, इट कंटिन्यूज डिस्पाइट रिसेंट एडवांटेज इन रिसर्च इन दिस फील्ड। ये एक स्टिग्मा की तरह भी देखा जाए, ऑब्वियस ही बात है, स्टिग्मा तो है ही। ड्यू टू दिस बड़े सारे लोग जो कि सोचते हैं या अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड को, वो किसी की हेल्प नहीं लेते और उन तक हेल्प इसलिए टाइम पर पहुंच नहीं पाती। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप यहाँ पर ये लिख सकते हो सॉल्यूशन अपनी मेंटल हेल्थ पॉलिसी के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन आए कि यूरोपियन वगैरह कंट्रीज़ में होता दोस्तों क्या है कि वहाँ पर ना पर्टिकुलर जॉब्स होती हैं कि आप जैसे कॉल वगैरह पे आपको मतलब अटेंड करना होता है ऐसे लोगों को, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जिन पे लोग जो सुसाइड कमिट करने जा रहे होते हैं तो वो उस पर कॉल करके एक बहुत प्रॉपर आराम से बात करने वाले सॉफ्ट टोन पर्सन की, जिसको आराम से समझा सके, उसकी मदद कर सके ताकि वो सुसाइड कमिट ना करे। हमारे देश में ये चीज़ें बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, चल रहा है कुछ कुछ, मुंबई में चलता है ऐसा और बहुत सारी जगह पे चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब पूरे इंडिया में फैला नहीं हुआ है। क्या ऐसा आपने कुछ सुना नहीं होगा, कोई एक नंबर, कोई एक हेल्पलाइन नंबर, कुछ हाँ कुछ NGOs और कुछ अच्छे सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स इस मकसद में लगे हुए हैं कि वो अपना नंबर वगैरह शेयर करते हैं। उन्होंने ऐसे लोग बना रखे हैं कि जो भी बंदा या बंदी सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं तो वो उनसे एक बारी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, अगर ये चीज़ यूनिवर्सल हो तो सबको पता भी हो पूरे इंडिया के अंदर कि यार एक बारी किसी से सलाह ले लो, होपलेसनेस की सिचुएशन है तो ये ले लो। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया था एक चीज़ याद है, हर कोई डिप्रेशन डिस्कस करने से कतराता है। आप कभी भी घर पे जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है या फिर डिप्रेशन हो रहा है, मतलब वो मुझे जाकर आपके साथ ऐसा बिहेव करा जाता है जैसे मान लो हमारी आशिमा अगर खाना नहीं खा रही है, वो रूठ गई है और मम्मी से बोल रही है मुझे नहीं खाना, तो मम्मी ये नहीं पूछेगी कि क्या हो गया, मम्मी कहेगी हाँ मत खा, अब तू खा के दिखा दे। देयरफॉर इम्प्रूविंग आइडेंटिफिकेशन, दूसरों को रेफर करना और अपने नेगेटिव बिहेवियर को मैनेज करना, ये सब क्रूशियल स्टेप्स हैं सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। देयरफॉर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की यह आवश्यकता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, पर्सन वल्नरेबल कब है कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है और सुसाइड कमिट करना चाह रहा है। यहाँ पर हमें लक्ष्मण रेखा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे सर्कमस्टांसेस को पता लगा सके पर्सन की लाइफ में, पर्सन की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो सुसाइड का सोच रहा है और नेसेसरी इंटरवेंशन करी जा सके उसकी लाइफ में। एक बात याद रखना, सुसाइड ऐसा नहीं होता कि वो प्रिवेंटेबल नहीं है, वो प्रिवेंटेबल है। हमें बस चाहिए होता है कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, जहाँ पर सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये कुछ 5-6 मेजर्स हैं जो WHO ने सजेस्ट करे थे, इसको आप लिख सकते हो, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले तो मीन्स ऑफ एक्सेस टू सुसाइड, इसको हमें लिमिट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जरिया क्या होता है भाई? मीडिया। दुखी इंसान सैड सॉन्ग्स वगैरह ये सब सुनता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि पर्सन सुसाइड कमिट कर लिए, वो कमिट कर ली। जैसे जो कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 है, अगर आप में से किसी ने देखा हो, सीज़न 2 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर लास्ट सीन यही था, वो यही ख़त्म हो गया। कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 भी आएगा कि वो जो बंदी होती है, पता नहीं क्या नाम होता है, वर्तिका या वंशिका, वो सुसाइड कमिट कर लेती है। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और तब तक कॉल आता है जीतू भैया के पास कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, कि सुसाइड को मतलब वो मीडिया ना एक रिस्पॉन्सिबल वे में दिखाए कि ये एक मैसेज दे के कहीं पर अगर ऐसा केस हो गया कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा, मीडिया वाले क्या ध्यान से देखिए, देखो इस परिवार के लोगों ने इसको ऐसे टॉर्चर करा कि ये देखो सुसाइड कमिट हो गई, ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे, ये नहीं कर पा रहे थे। मीडिया खुद एक जुडिशरी का काम करने लग जाती है कभी कभार। उसके बाद एल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज़ लेकर आओ, क्योंकि दारू में लोग अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे, रिलेशनशिप, इमोशन सबको छोड़ देते हैं और फिर अकेले होकर रह जाते हैं। एक दारू और नशा का सेवन करने वाला पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार अपने नशे से ही करता है और किसी चीज़ से नहीं करता। बीवी जा रही है घर छोड़ के जाए,
बच्चे बाहर में जा रहे हैं जाए, उसकी दारू की बोतल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमें अल्कोहल रेटेड पॉलिसी लानी चाहिए। उसके बाद हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट और लोगों को केयर देनी चाहिए जो कि ऐसे वल्नरेबल हैं, जो रिस्क पर हैं। हेल्थ वर्कर्स को हमें ट्रेन करना चाहिए कि वो सोसाइटी को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, और इसमें आप एक ये लिख सकते हो कि एक हेल्पलाइन नंबर भी हमें बनाना चाहिए पूरे इंडिया में, और उसमें एक ट्रेंड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को हमें बिठाना चाहिए। इससे होता क्या, जो साइकोलॉजी ऑनर्स वगैरह करते हैं हमारे देश में कुछ नहीं कर पाते हैं, एक तो उनको जॉब भी मिल जाएगी, और इस चीज़ की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में लोग रास्ता क्या अपनाते हैं, जो कोई भी मेंटली सिक है, बीमार वगैरह है, तो वो ये सोचता है आश्रम चले जाओ, बालाजी चले जाओ, पूजा पाठ करने लग जाओ, या फिर थोड़े टाइम के लिए जैसा आउटिंग कराओ, तो उससे वो चीज़ समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर मुझे कोई पर्सन छोड़कर चला गया है, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं हिमाचल प्रदेश चला जाऊँ, मैं रोहतांग में जाकर, कुल्लू मनाली में जाकर बर्फ़ से स्नोमैन बना लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, ये दिमाग को जो मेरी ठोकर लगी है, ये क्या इन सब चीज़ों की वजह से ठीक हो जाएगी क्या? जैसे कई लोग क्या सोचते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, उन्होंने गाने सुन लिए, वो सो गए, उन्होंने खा लिया, दिन पे दिन बीते चले जा रहे हैं। आप अपनी चीज़ को, टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो, तो अवॉइड करने की वजह से क्या उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं और बच चुके हैं, और उनको एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक टॉपिक एडिशनल दे रखा है कि स्टूडेंट्स को अक्सर ही मतलब क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रेस में, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि उनकी सुसाइड वगैरह प्रिवेंट करी जा सके। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज आपको दिखता है कि एक एडोलेसेंट बहुत अच्छा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, वो कर रहा था, अब वो बिगड़ने लगा है, वो आवारा बन गया, उसका पढ़ने में कम मन नहीं लगता, सुनने को ये भी मिला है, सिगरेट वगैरह पीने लगा है, आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा है, दोस्तों के साथ घूमने लगा है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि अगर कोई एडोलेसेंट जो है उसमें अगर ये सब चीज़ें दिखती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़, उसके ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, वो अब उतनी मेहनत नहीं करता, वो क्लास में उसका बिहेवियर अब मिसबिहेवियर वाला हो गया है, वो एब्सेंट रहता है, और अब वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग अब्यूज़ और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर एंगेज है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कंप्लेंट आ रही है तो समझने की कोशिश करो कि आपका बच्चा इतना होशियार था, तो अब वो ऐसा डम कैसे बनता चला जा रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसे खत्म हो गया पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई में या इन सब चीज़ों की वजह से, उसका रीज़न क्या है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टीम को हमें बूस्ट करना चाहिए। हमने पढ़ा था इसके बारे में, अगर एक पर्सन की पॉजिटिव सेल्फ स्टीम हो, ये एक इंपॉर्टेंट होती है अगर उस पर्सन को कोई भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो हो, और उसको वो एडिक्वेटली कोप अप कर सकता है, क्योंकि जो विल पावर होती है ना, इस दुनिया में कभी भी विल पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है। पर्सन जीरो पे आकर गिर गया लाइफ में, लेकिन अगर उसके अंदर विल पावर है, दोबारा अपने आप को उठाना जानता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू से लौट कर चले आते हैं, जिनका दूर दूर तक पीडीएफ लिस्ट में कोई नाम नहीं आता यूपीएससी में, लेकिन फिर से इनके अंदर एक क्षमता होती है कि अपने आप को दोबारा उठाते हैं कि नहीं, मैं फिर से दूंगा, फिर से मुझे पता है जर्नी लंबी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब निकालना है, और इनके ऐसे करते 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 एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, मतलब बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार अगर आप कोशिश करते हो, आप निराश नहीं होते हो, तो ये चीज़ सिर्फ पढ़ाई में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ हर चीज़ में होती है। अगर आप किसी बिजनेस आपका फेल हो जाता है, किसी जॉब में आप मतलब निकाले जाते हो, कुछ भी कर जाते हो, तो आपको अपने पैरों पे अगर विल पावर है ना, तो आपको रास्ते मिलेंगे। अगर आप भिखमंगे हो, दूसरों के सहारे पे रहो कि मुझे कुछ दे दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने आप पे वर्क करो। दूसरों के सामने भीख नहीं मांग के उनका सहारा लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और ये चीज़ आपकी काम आती है सेल्फ स्टीम से। तो इसके लिए बड़ी सारी अप्रोचेस होती हैं। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स वगैरह की ऐसे हेल्प करनी है, सबसे पहले तो उनको ये बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, तुम उनको मत भूलो। एक ना एक टाइम पर तुम देखो कितने होशियार हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, उसकी वजह से उनके अंदर ये पुरानी बातों की वजह से हमारे अंदर ना पॉजिटिव आइडेंटिटी आती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसको फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराओ जिसकी वजह से फिजिकल, सोशल और वोकेशनल स्किल्स उसकी इंप्रूव हो। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये पता है कभी भी ना किसी बड़ी चीज़ का बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता, हमेशा बड़ी चीज़ का छोटा ही सॉल्यूशन होता है, छोटी चीज़ का भी छोटा ही सॉल्यूशन होता है हमेशा। इसलिए बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। देखो अगर ना आजकल की ज़िंदगी में लोग स्ट्रेसफुल इसलिए भी होते हैं क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं एक चीज़ के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, लोग पसीना नहीं निकालते। पसीना निकालने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंबल के अंदर जुलाई के महीने में घुस कर छत पे बैठे हो कि मैंने तो 1 लीटर पसीना निकाल लिया अपना। पसीना ये नहीं होता। आप जो मेहनत करके अपनी मसल्स को वर्क करके अपने आप को दुखा कर शरीर, मतलब जब शुरू में आप पहले दिन जिम गए, जॉगिंग पे गए, छाती भर गई होती है ऐसे जैसे लोहे से भर गई हो, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, टमी बेली जो होता है सब दुख रहा होता है, लेकिन
ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि आप फिट रहो, जिसके अंदर एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज की मदद से जो स्वेटिंग होती है, जो पॉजिटिव डोपामीन रिलीज होता है, ग्रे मैटर बनना, बिखरना, ये सब जो होता है, ये हमें अंदर से एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि कभी भी जिस इंसान को मैंने खुद देखा है, सारी फैसिलिटी उसके जीवन में कुछ दुखी नहीं, आप कहोगे यार तेरे जैसा पर्सन अगर दुखी है तो फिर हम जैसों को तो फिर शरीर ही छोड़ देना चाहिए। करोड़पति, उनके घर परिवार, किसी चीज़ की कमी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे पर्सन रो रहे हैं बैठ के कि हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, वो नहीं। छोटे छोटे टॉपिक पे क्यों? दिमाग के ऊपर कभी वर्क करना नहीं सिखाया, घर वालों ने खाना सिखाया, अच्छा स्कूल जाना सिखाया, महंगे महंगे कपड़े पहनना सिखाए, लेकिन दिमाग के ऊपर कैसे वर्क करो वो नहीं सिखाया, क्योंकि घर वाले खुद पागल होते हैं ऐसे लोगों के, वो खुद डिप्रेशन के मरीज है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। इस्टेब्लिशिंग ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, आप अपने बच्चों से बात करो, उनको बिठाओ, उनकी समस्या पूछो। ये नहीं जैसे आशिमा की मम्मी ने उसके साथ करा था अभी प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, कि थाली उठाकर ले गई, मत खा खाना, मर जा, कोई बात नहीं, रोज़ तेरे ये ड्रामे होते हैं, आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना। अरे पूछ तो रहो वो उदास क्यों बैठी हुई है। फिर गोल्स फॉर द स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल। स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए ज़्यादा, उनको ऐसी टारगेट, ऐसी गोल देने चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो, और वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करे जा सके। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे इस स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, और आप समझ पाओगे कि मोंजुलिका के साथ क्या हुआ था भूल भुलैया मूवी में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।